नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। और दोस्तों, एक बहुत ही अजीब प्रकार की घटनाएं हुई हैं। वह घटनाएं ये हैं कि कुछ फूटा तो कहीं और, लेकिन चिल्लाहट कहीं और से निकली। मतलब ये है कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत धमाका पाकिस्तान के अंदर हुआ, लेकिन चिल्लाहट मतलब कुछ और जो फटने की जो आवाज़ है वह आती है बांग्लादेश से। जी हाँ दोस्तों, शुरू में जब भारत ऑपरेशन सिंदूर की जब तैयारी कर रहा था, उस समय हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के जितने भी वहाँ के स्टूडेंट हो गए या नेता लोग हो गए, रिटायर्ड फौजी हो गए, एक रिटायर्ड फौजी ने तो यहाँ तक भी पोस्ट किया था अपने फेसबुक के ऊपर कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम और चाइना मिलके भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट बांग्लादेश से खोल देंगे। ये बात बोल तो दी थी, लेकिन समस्या तब आ गई जब देख लिया कि भारत का जो पामर है अभी वह किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर एकदम सटीक निशाना, सटीक जगह पे जाकर जब भारत से बैठे बैठे वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो बांग्लादेश जिसके पास तो कुछ है ही नहीं, जब बांग्लादेश के पास न एयर डिफेंस सिस्टम है, न उतना तगड़ा सेना है, और अगर वह भारत को बार बार इस चीज़ के लिए कोई उकसा रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? या तो इसको पूरी तरीक़ा से हम गिदर भभकी बताएंगे, या जो कुत्ते भौंकते हैं वह कभी काटते नहीं, ऐसा हम लोगों को कुछ ना कुछ बातें बांग्लादेश के लिए भी दो शब्द जरूर बोलनी चाहिए। आज जिस हालात पे बांग्लादेश का स्थिति पहुंच चुका है, उस हालात के ऊपर बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही आ सकता है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक गवर्नमेंट को तख्ता पलट किया जाता है, और वह तख्ता पलट करने के बाद जिस प्रकार से वहाँ के एक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया से शेख हसीना को सत्ता चुनकर उनको शीर्ष नेतृत्व पे बैठाती है, लेकिन वहाँ के जो रेडिकलाइज जो हैं आखिर हैं तो आसमानी किताब वाले ही, उनके अंदर ये चीज़ें कहाँ से आएगी कि शांति के साथ ही विकास हो सकता है। लेकिन ये बातें उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। आखिर ये बातें समझने के लिए दिमाग का खुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो मेजॉरिटी लोग हैं बांग्लादेश में, उन लोगों ने अपना दिमाग का जो ढक्कन है वह बंद कर रखा है, और ऊपर से एक और ढक्कन डाल दिया करते हैं, जिस ढक्कन के अंदर न कुछ समझदारी जाती है, न कुछ समझने वाली बातें। इसीलिए कि इन लोगों को दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी जो वहाँ के सरकार बैठे हुए हैं बिना इलेक्शन प्रक्रिया से 1 साल हो चुका, वह ये बोलकर आए थे कि हम आ रहे हैं और बैठ के कुछ दिन बाद इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन करवाने के बाद हम उस पद से हट जाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता यूं है कि जैसे ही उस पद पे बैठते हैं तो वे भूल जाते हैं कि हम यहाँ के इलेक्शन के द्वारा नहीं आए हैं, जबकि सुपर पावर के सिलेक्शन के द्वारा हम बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं। तो आज जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हर चीज़ का जो पहले से इतना देर के अंदर स्ट्रक्चर जो बनाया गया, इतना मजबूती के साथ जो उनको बताया गया, भारत की ओर से मदद दिया गया, वे सभी लोगों का विकास हजम तो हो नहीं रहा है। अगर विकास हजम नहीं हो रहा है तो इससे होगा क्या? वे लोग हर हाल में चाहेंगे कि विकास जो हमारा देश का हो रहा है, वे लोग बिल्कुल तरीका से उसे तबाह कर देना चाहते थे। दोस्तों, अभी तक जो भारत था वह बांग्लादेश को अपने पड़ोसी देश होने के नाते बिल्कुल साने बेसाने मदद कर रहा था, और आगे भी करते रहना चाहता था। लेकिन समस्या तब आ खड़ी होती है कि जब वहाँ के लोगों को ही विकास
से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कब तक अपना बिजनेस में और बाकी सारी चीज़ों के अंदर अपना नुकसान करके उनको पेट भरते रहें। आप जानते हैं दोस्तों कि दो देशों के बीच में एक इकोनॉमिकली टाइज होती है कि कुछ प्रॉफिट आप हमको दो और कुछ प्रॉफिट हम देंगे, लेकिन भारत जो है वह इतना सहानुभूति वाला देश है जो कहता है कि आप हमको कम प्रॉफिट दो, हमको मंजूर है, आप हमसे ज़्यादा प्रॉफिट लो, ये भी हमको मंजूर है, लेकिन आप विकास करो, शांति से रहो। कुछ दिन पहले यूनुस सरकार जब आती है तो वह पूरी तरीका से भारत विरोधी अपना अभियान चलाकर पूरे के पूरे इकोनॉमिकली सिस्टम को खत्म करने पे लगी हुई है। इसी प्रकार से एक घटना हमारे सामने ये आ जाती है कि भारत अपना जो भारत से धागा वहाँ भेजा जाता था और वे लोग धागा से कपड़ा बनाकर हमारे यहाँ शर्ट सिल के, मतलब एक रॉ मटेरियल को पूरी तरीका से फिनिश गुड बनाकर हमारे भारत के अंदर भेजा जाता था जो लैंड बॉर्डर है उसके द्वारा आराम से कम पैसे में और बहुत ही कम टाइम में वहां से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर जाता था। इससे बांग्लादेश के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था और भारत को भी ये चीज़ लगता था कि चलिए एक जो बगल वाला राज्य है वे भी ठीक तरीका से काम करेगा। लेकिन जब यूनुस सरकार आने के बाद करता क्या है कि भारत से जो भी धागा पाकिस्तान में जा रहा था, मतलब रॉ मटेरियल जा रहा था और वहां से फिनिश गुड आ रहा था, तो उसको पूरी तरीका से रोक देते हैं और वह धागा अब भारत से न लेकर वह धागा चाइना से लेने लगते हैं। धागा तो चाइना से लेने लगते हैं, लेकिन वे लोग इस बात के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हम सभी लोगों के साथ, हम भारत के साथ तो अपना बिजनेस करते ही रहेंगे और चीन को भी अपना लॉयल्टी साबित करते रहेंगे। इसी चक्कर में म्यूजिन जो है वहाँ का, अभी सरकार उसने ऐसा कदम उठाया। इस कदम उठाने से भारत के अंदर जो व्यापारी थे उन लोगों ने हमारे जो भी अपने गवर्नमेंट है उनसे शिकायत करने लगी कि ये क्या बात हो गई, हम तो उनको प्रॉफिट जो हमसे धागा लेते थे अब वे धागा लेना भी बंद कर दिए, लेकिन उनका जो फिनिश गुड है वे अब भी आ रहा है। अब भारत डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकता है कि हम आपसे अभी टोटल का टोटल बिजनेस खत्म कर दे रहे हैं। मतलब अगर हम पूरी तरीका से बैंड नहीं करना चाहते हैं, इसके कारण यह है कि एक तो पड़ोसी मुल्क है, दूसरा हमें लगता है कि यूनुस सरकार कुछ ही दिन के लिए बैठा हुआ है। जब कुछ दिन बाद इलेक्शन होगा तो यूनुस सरकार ऑटोमेटिक हट जाएगी। जब यूनुस सरकार हट जाएगी तो अगला जो सरकार जो डेमोक्रेसी के द्वारा जो चुन के आएगी वह सरकार के साथ हम कैसे डील करेंगे, यह बात जो है वह हमें समझ में आती है। अब इसी बात को लेकर हम लोग बिल्कुल चुप थे, लेकिन इससे होता क्या है कि हम लोगों को यहाँ जो नुकसान होने लगा इकोनॉमिकली, तो भारत सरकार ने इनडायरेक्ट तरीका से एक रास्ता निकाला। वह यह रास्ता निकाला कि अब कुछ हम भी आपके ऊपर कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो उसका तरीका क्या निकाला गया? तरीका यह निकाला गया कि उनको बोला गया कि अब जो आप लैंड के द्वारा हमारे अंदर जो फिनिश गुड भेजते थे और इस भी गुड वहां से जो कुछ आते थे, पूरे पर रोक नहीं लगाकर कुछ पर रोक लगा दिया जाता है। अब उनको बोला जाता है कि आप हमको पोर्ट के द्वारा, या तो आप कलकत्ता पोर्ट के द्वारा या आप मुंबई पोर्ट के द्वारा ही माल भेज सकते हैं। लैंड वो बॉर्डर से ये सब माल आना बंद हो जाएगा। अब इस बात से होता क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बांग्लादेश का बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जितना प्रॉफिट वे करना चाह रहे थे उससे ज़्यादा प्रॉफिट उनको नुकसान में चला जाएगा। अगर उनको इस चीज़ के द्वारा $10 बिलियन का भी नुकसान अगर होता है तो समझ जाइए कि कितना नुकसान हो जाएगा। अब दूसरी बात, यह बार बार धमकी दिया जा रहा था कि हम चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे। तो बहुत अभी आज के जो हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक लॉजिक तरीका दिया कि हम अभी यहाँ तो युद्ध की बात कर ही नहीं रहे हैं, अगर तुम हमारा एक चिकन नेक काटोगे हम तुम्हारा 2 चिकन नेक काट देंगे। मतलब तुम्हारा अगुआड़ा और पिछुआड़ा दोनों साफ कर देंगे। एक जो रंगनाथपुर के पास है उसको हम काट देंगे और दूसरा हम मिजोरम से ऊपर वाला जो एरिया जो चिकन नेक है हम उसको बिल्कुल ही काट देंगे। इस तरह के जवाब अभी तक जो सीएम हैं वह किसी भी
भारत के सीएम ने विदेश के लिए नहीं दिया था या वह देने से बचते थे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा वह जो 7 स्टेट का जो गार्जियन बताने की बार बार जो कोशिश कर रहा था बांग्लादेश, उनका ही तरीका में एक असम जो राज आता है उनके तरफ से बहुत अच्छा जवाब आया है। और इसके लिए आसाम के मुख्यमंत्री विश्वनाथ शर्मा को हमारा जो दूरदृष्टिया है या देखने का जो नजरिया है वह पता चलता है। इसीलिए आज हम सभी लोग ने बता दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी बात के साथ हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमको बांग्लादेश के साथ और क्या क्या काम करना चाहिए। और इसी चीज को हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको और ज़्यादा अच्छी प्रकार का इंफॉर्मेशन का पता चले। और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।